एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। बेसिकली इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और अब पेपर ही तो देना है सबको, इसलिए तो इम्पॉर्टेंट है। वैसे नॉलेज भी इसमें काफ़ी अच्छी खासी है। तो पहला टॉपिक है द एंजल ऑफ प्रोग्रेस। इस जो टॉपिक है द एंजल ऑफ प्रोग्रेस, इसमें क्या है कि आप अपने मन में इमेजिनेशन एक बनाइएगा, क्योंकि जब भी आप हिस्ट्री पढ़ें तो कुछ बहुत चीज़ें हिस्ट्री में आप जो पढ़ते हैं और उनके बारे में समझना भी पड़ता है, आपको एक मन में इमेजिनेशन भी बनानी पड़ती है। तो जो पॉइंट है एंजल ऑफ प्रोग्रेस, इसमें कहा गया कि जो एक लेडी है, जो एंजल है, वो एक फ्लैग ली हुई है और वो एक न्यू सेंचुरी की ओर इंडिकेट करती है। शी इज़ जेंटली पर्च्ड ऑन अ व्हील विथ विंग्स सिम्बलाइजिंग टाइम। वो जो है उसके जो पीछे है वो एक व्हील है और पीछे जो है वो विंग्स भी लगे हुए हैं, और वो जो विंग्स हैं वो ये शो कर रहे हैं कि टाइम को सिम्बलाइज कर रहे हैं, कि जो डे टू डे टाइम चेंज हो रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। हर फ्लाइट इज़ टेकिंग हर इनटू द फ्यूचर। और जो उसकी फ़्लाइट है, मतलब कि जो पंख लगे हुए हैं, उससे वो उड़ती हुई दिखाई दे रही है। बेसिकली एक पेंटिंग है, आप इमेजिन करिएगा। तो वो उसको फ्यूचर की तरफ ले जा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं फ्लाइट कि वो जो एंजल उड़ रही है तो वो फ्यूचर की ओर बता रही है। और किसका फ्यूचर? और जो पीछे जो साइन है प्रोग्रेस के दिखाए गए हैं, वो रेलवेज़, कैमरा, मशीन्स, प्रिंटिंग प्रेस और फैक्ट्री। क्योंकि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ, अभी आप आगे उसके बारे में पढ़ेंगे, 1730 में स्टार्ट हुआ, तो उसमें रेलवे, कैमरा, मशीन्स, प्रिंटिंग प्रेस एंड फैक्ट्री, इन सब चीज़ों का एक्सपेंशन हुआ। अब ब्रिटेन, जो पहला इंडस्ट्रियल नेशन था वो ब्रिटेन था, और फिर उसके बाद इंडिया, वेयर द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज वॉज कंडीशनड बाय कॉलोनियल रूल। जो ब्रिटेन था वो पहला इंडस्ट्रियल नेशन था, और उसके बाद इंडिया। इसमें एक लाइन दी हुई है, वेयर द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज वॉज कंडीशन बाय कॉलोनियल रूल। इसका मतलब ये है कि जो इंडिया में भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया वो एक तरीके से ब्रिटेन के द्वारा ही आया, जब इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी था। अब एक टर्म है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है और आप इसको याद रखिएगा। प्रोटो मीन्स होता है जब किसी भी चीज़ के एक पहले का, जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल एक ले सकते हैं कि जब मशीन नहीं होती थी तो जो इंडियन व्यूवर्स हैं और जो वर्ल्ड में सारे व्यूवर्स होते हैं, वो जो क्लॉथ बनाते थे, तो क्लॉथ क्या मशीन नहीं थी तो वो नहीं बनाते थे, वो हैंडमेड क्लॉथ बनाते थे। तो प्रोटो उसी को कहेंगे, किसी भी चीज़ का ओल्ड वर्जन कह सकते हैं। अब मैं डेफिनेशन रीड कर रहा हूँ, आपसे से कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी। द टाइम एट विच पीपल कैन मेक एनीथिंग विदाउट इंडस्ट्रीज़, एक ऐसा समय जिसमें जो लोग होते थे वो बिना इंडस्ट्रीज़ के चीज़ें बनाते थे, हैंडमेड चीज़ें बनाते थे। 17 एंड 18 सेंचुरीज़ मैं एक बात बता दूं, जो डेट्स हैं हिस्ट्री में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, एज अ बैकबोन ऑफ अ बॉडी का रोल प्ले करती हैं डेट्स। तो जो 17 एंड 18 सेंचुरी था उसमें जो मर्चेंट्स थे यूरोप के, वो टाउन्स की ओर मूव करना शुरू कर दिए थे और कंट्री साइड मूव करना स्टार्ट कर दिए थे। और वो लोग पीजेंट्स जो होते थे, पीजेंट्स तो लोग आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, 8th 7th में भी पीजेंट था, जो बेसिकली एक तरीके से ट्रेडर्स और फार्मर्स कह सकते हैं उनको। तो जो ट्रेड मर्चेंट्स थे वो पीजेंट्स को पैसे देने लगे, आर्टिशंस को, और उनको मतलब एक तरीके से प्रोत्साहन देने लगे कि वो इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने गुड्स को उतारें। और वो गुड्स कैसे उतरेंगे, मैंने जब भी आप हिस्ट्री पढ़ें या फिर कभी भी नोट्स बनाएं तो एक फ्लो चार्ट टाइप का बना लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर पढ़ा है, एक मीम टाइप का मर्चेंट्स और इस टाइप का दिखाया है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है कि जो मर्चेंट्स थे यूरोप के, उन्होंने कंट्री साइड की तरफ क्यों मुड़ना शुरू कर दिया, क्यों जाना शुरू कर दिया, और प्रोडक्शन कंट्री साइड के ही मर्चेंट्स को क्यों, कंट्री साइड के ही आर्टिशंस को क्यों दिया। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको पढ़ने के बाद आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। विद द एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड,
वर्ल्ड ट्रेड का एक्सपेंशन था, और जो डिमांड्स थी, दूसरा पॉइंट है, और जो डिमांड्स थी गुड्स फ्रॉम द वर्ल्ड, और जो डिमांड्स थी वर्ड्स की तरफ से गुड्स की, वो भी बढ़ने लगी थी। और एक बात आप याद रखें, जब कि मर्चेंट्स जो थे वो टाउन्स में इसलिए एंटर नहीं कर पा रहे थे, वो कंट्री साइड एंटर कर रहे थे, बट वो टाउन्स की तरफ इसलिए एंटर नहीं कर रहे थे क्योंकि गिल्ड्स होते हैं, और गिल्ड्स को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक जो समूह होता है पीपल्स का, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 पीपल होते हैं, तो उसको आप गिल्ड्स के रूप में समझ सकते हैं। और जब भी आप देखें तो गिल्ड्स जो है वो बहुत ही पावरफुल था। अब हम लोग लंदन की बात करेंगे। जो लंदन है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनिशिंग सेंटर हुआ करता था। फिनिशिंग सेंटर किस चीज़ का, जब कोई भी गुड्स होगा तो जब वो तैयार हो जाएगा, फिर उसके बाद जो उसमें जो फिनिश वगैरह जो फिनिशिंग होती है, हर चीज़ की देख रेख वो लंदन में होती थी। अब लंदन ही क्यों, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। द फिनिशिंग वॉज डन बिकॉज बिफोर द एक्सपोर्ट मार्केट सोल्ड देयर क्लोथ्स इन इंटरनेशनल मार्केट। जो फिनिशिंग होती थी वो इसलिए लंदन में ही होती थी क्योंकि जो मर्चेंट्स चीज़ एक्सपोर्ट करते थे इंटरनेशनल मार्केट में, तो लंदन ही एक जैसे कि आप कह सकते हैं कि एक कनेक्टिंग सेंटर हो गया, कि अगर 10 जगहों पर चीज़ कनेक्ट करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो एक लंदन ही था जिसमें मतलब मेन पॉइंट था। अब देखिए जो फैक्ट्रीज़ था, मैंने इस पर जो नोट्स वगैरह बनाए हैं तो उसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि मैंने कहीं कहीं हिंदी का भी उपयोग किया है। इसकी फैक्ट्रीज़ का कमिंग ये हो गया ना, तो इससे क्या रहता है कि जैसे आप कभी भी किसी चीज़ को लर्न करेंगे तो आपको आसानी से वो चीज़ दिमाग में रहेगी। तो अब जो कुछ पॉइंट्स हैं अब उनको नज़र डालते हैं। द अर्लीस्ट फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड केम अप बाय 1730। मैंने आपको बताया ना कि जब 1730s था तो ब्रिटेन से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, और जो इसमें पहला जो इंडस्ट्रीज़ थी उसमें जो एक कॉटन था वो एक न्यू एरा का सिंबल था, मतलब कि एक साइन बन चुका था कि कॉटन ही एक अच्छा वो है। फर्स्ट स्टार्टिंग में फर्स्ट मिल बाय रिचर्ड आर्कराइट क्रिएटेड ऑफ कॉटन। जो पहली कॉटन की मिल थी वो रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा स्टार्ट की गई थी। कॉटन वॉज लीडिंग सेक्टर इन द इंग्लैंड फ्रॉम फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अप टू 1840s। जो कॉटन था वो एक लीडिंग सेक्टर बन चुका था इंग्लैंड में पहले फेज़ में। अब आप फेज़ को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग होती है, तो अगर जैसे कि मान लीजिए कॉटन की यहाँ पर स्टार्टिंग हुई थी, तो अब यहाँ पर जो लीडिंग सेक्टर है जो चीज़ों को लीड करता है, अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है तो क्या कॉटन ही थोड़ी नहीं रहेगा, और भी चीज़ें आएंगी, बट जो पहले लीड करता है किसी चीज़ को, लीडिंग सेक्टर, वो कॉटन था यहाँ पर। और जो पहली फर्स्ट फेज़ जो चला इंडस्ट्रियलाइजेशन में कॉटन का वो 1840s से मतलब पहला फेज़ था। द मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्रीज़ इन ब्रिटेन वॉज क्लियरली कॉटन एंड मिल। जो एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्टार्टिंग में ग्रो कर गई थी वो कॉटन और मेटल्स की थी इंडस्ट्री। इन 1873 अब 1873 आते आते जैसे कि टाइम बीतता गया, जो ब्रिटेन था उसने आयरन और स्टील को एक्सपोर्ट करके 77 मिलियन यूरो, मतलब कॉटन अगर 100 रुपीज़ कॉटन अगर वो लोग एक्सपोर्ट करके फिर कॉटन से 100 रुपीज़ गेन करते हैं, तो वो लोग आयरन और स्टील से उसके दोगुना कर रहे थे, यानी कि 200 रुपीज़। अब जब टाइम ग्रो करता गया, इंडस्ट्रियल चेंज हुआ, नई नई चीज़ें आती गई मार्केट में, तो एक टेक्सटाइल भी था। जो टेक्सटाइल थी बेसिकली कॉटन वगैरह थे। इट वॉज अ डायनेमिक सेक्टर बट अ लार्ज पोर्शन ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस इन हाउस नॉट इन फैक्ट्री। अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में तो मशीनों का वर्क होता था, बट जो टेक्सटाइल था वो एक डायनेमिक सेक्टर बनकर उभरा था, और उसका जो लार्ज हिस्सा था, बड़ा से बड़ा हिस्सा था, वो फैक्ट्रीज़ में ना बन के घर में ही बन रहा था, लोग घर में बना रहे थे। अब जो स्टार्टिंग हुई थी तो न्यू चेंजेस आएंगे, तो एक इसमें है जेम्स वाट पॉइंट है। तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो इंजन वगैरह यूज़ है, मशीन में तो इंजन और हर चीज़ में प्रोड्यूस होगा, इंजन को लगा के नई नई चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं। तो वैसे ही जो इंजन था
आप सभी को पता है जेम्स वाट ने पहला इंजन बनाया था। इसमें एक पॉइंट है, आप लोगों को ये तो पता है कि जेम्स वाट ने इंजन बनाया, बट उस पर भी ये था कि जो उनके एक फ्रेंड थे न्यूकोमेन, उन्होंने इस चीज़ का पेटेंट करवाया था 1781 पर में, बट जो न्यू इंजन बनाया गया था वो जेम्स वाट के द्वारा बनाया गया था। आप इधर इसको, ये जो वर्ड है इसको आप नोट कर सकते हैं। इस पे जो है न्यूकोमेन ने बनाया, बट ही पेटेंटेड दैट इन 1781। बनाया न्यूकोमेन ने, लेकिन जो पेटेंट जिसने करवाया वो जेम्स वाट थे। क्योंकि आपने कभी देखा हो, सुना भी होगा कि कोई भी चीज़ आप बनाते हैं तो उसका पेटेंट ज़रूरी है। अगर आपने उसका पेटेंट नहीं करवाया तो वो चीज़ आपके लिए नहीं है, मतलब वो चीज़ आपने नहीं बनाई है, आपको उसकी मान्यता नहीं मिलती। अब इस पर जो दी गई हैं क्वांटिटीज़ ऑफ अ इंजन, ये मैंने नोट कर लिया। वैसे इसको ज़्यादा कुछ ये आता नहीं है एग्ज़ाम में, बट मैंने एक नॉलेज के लिए लिख लिया है। जो पहले 19th सेंचुरी में जो इंग्लैंड में जो इंजन थे उनकी क्वांटिटीज़ थी 321 पूरे टोटल इंजन थे, और उनमें से 80 जो थे वो कॉटन इंडस्ट्री के यूज़ के लिए चले गए थे। कॉटन इंडस्ट्री में ज़्यादा, क्योंकि जब भी आपने पीछे पढ़ा कि डायनेमिक सेक्टर था, मतलब कि बड़ा से बड़ा सेक्टर था और लीड भी कर रहा था हर चीज़ को, तो फिर 80 जो इंजन्स थे वो कॉटन इंडस्ट्री में चले गए, 9 वुल इंडस्ट्री में चले गए, और जो बचे हुए इंजन्स थे वो माइनिंग, कैनाल या फिर किसी आयरन वगैरह फैक्ट्रीज, अदर फैक्ट्रीज में चले गए। अब बात करते हैं जो लोग मर्चेंट्स थे वो क्या करते थे। इंडस्ट्रीज यूजुअली प्रेफर्ड हैंड लेबर एम्प्लॉइंग वर्कर्स फॉर द सेशन। जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह थी, जो उनके मालिक थे, वो जनरली हैंड लेबर प्रेफर करते थे। भले ही मशीन्स आ गई हों, बट लोगों को भरोसा था नहीं, इतना ज़्यादा भरोसा मशीन्स अभी, क्योंकि आप ही देखिए किसी भी अगर कोई नई चीज़ आएगी तो उस पर लोगों का इतना ज़्यादा भरोसा नहीं होता है। जो लोग पहले से लोग करते चले आ रहे हैं, लोग उसी पर भरोसा रखते हैं। तो वही था कि फैक्ट्रीज़ जो थी उनमें जो फैक्ट्रीज़ के ओनर्स थे वो हैंड लेबर को प्रेफर कर रहे थे। द एरिस्टोक्रेट्स एंड बुर्गेज प्रेफर्ड थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय हैंड। एक वर्ड है यहाँ पर बुर्गेजी, ये बेसिकली जो लोग मतलब ऊंचे घराने के होते हैं, जैसे एरिस्टोक्रेट्स भी हो गए, जैसे जो अपने यहाँ के IAS PCR, फिर बड़े घर के लोग होते हैं वगैरह, जो हाईली रैंक्ड या फिर हाईली स्टेटस होता है सोसाइटी में, आप ये कह सकते हैं। तो वो जो चीज़ें प्रेफर करते थे, पहनना प्रेफर करते थे कॉटन की या फिर हर चीज़, वो हैंडमेड हो।